अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन राष्ट्रीय सम्मेलन में नई शिक्षा नीति, कृषि कानूनों, जैविक खेती, आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की गई। गडकरी ने सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राध्यापक यशवंत केलकर शालीनता, सहजता और सरलता के प्रतीक थे। विद्यार्थी जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा। वे हम सभी के प्रेरणा स्रोत थे। आत्मनिर्भर पर उन्होंने कहा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। इस सम्मेलन में देश भर के 1,50,000 एबीवीपी कार्यकर्ता जुड़े थे। यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोल रहे थे। यशवंतराव केलकर हजारों लाखों कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अपने परिवार का महत्वपूर्ण घटक है। कार्यकर्ता देश और समाज के निर्माण में कार्य करे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। जिस तरह से हम जीवन को देखते हैं वह दृष्टिकोण सर्वोच्च है और हमारे मूल्य हमारी ताकत है। हमारा देश खाद्य सुरक्षा, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का रेशम बाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति स्मृति मंदिर के महर्षि व्यास हॉल में आयोजित समारोह में देश भर के कार्यकारी सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर छगन भाई पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी, स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव चौधरी, स्वागत समिति उपाध्यक्ष रितु चनेकर, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश येनकर उपस्थित थे। लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है, पीढ़ी आ रही है, जा रही है, नए नए लोग आते हैं। विद्यार्थी परिषद ये बुलेट ट्रेन जैसी है। हर स्टेशन पर नए लोग बैठते हैं और कुछ लोग उतर जाते हैं, पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उनसे जो संस्कार होता है वो निश्चित रूप से जीवन में उपयोगी होता है। आज मुझे खुशी है कि मनीष कुमार जी का भी पुरस्कार दिया है। बहुत आनंद का विषय है मेरे लिए। मनीष कुमार जी एक 15 दिन पहले मेरी नीतीश कुमार जी और मैं एक ही कार्यक्रम में बिहार में कुछ रोड प्रकल्पों पे मेरा कार्यक्रम हुआ, तो मैंने उनको कहा कि कृषि क्षेत्र जो है वो हमारी स्थिति अखर है। विद्यार्थी परिषद ने और आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारी एक समय 47 में 85% पॉपुलेशन जो थी वो गांव में रहती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है। इसका कारण क्या है? हमारे देश के टोटल जीडीपी में 8 से 12% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज का है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और 52 से 56% सर्विस सेक्टर का। आप मुझे बताइए कि जहां 85% हमारी पॉपुलेशन थी वहां जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन और वो भी 30% माइग्रेशन हो गया। क्यों हुआ? आज ऐसी हालत क्यों बनी? कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, ऑरेंज सस्ते हैं, जूस महंगा है। किसान तैयार करता हर चीज को कोई कीमत ही नहीं। मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए जो राख मिलती है वो भी 18 से 20 रुपए किलो मिलती है, और बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, महाराष्ट्र में जो चावल की राइस कट रहती है वो 12 और 13 रुपए किलो मिलती है। एक्सपेंडिचर कॉस्ट बढ़ रही है। हमने केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग की बात की, लगातार कीमतें बढ़ रही है। सीड की कीमत बढ़ रही है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की कीमतें बढ़ रही है, और किसान के फसल की कीमत नहीं बढ़ रही। हमारे देश में शुगर सरप्लस है। पिछले साल भारत सरकार ने 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की, जिसके लिए 6,000 करोड़ हमने सब्सिडी दी, क्योंकि हमारी शुगर में हमने शुगर केन को, गन्ने को जो भाव देते हैं वो 34 रुपए किलो पकड़ कर देते हैं, और इंटरनेशनल प्राइस शुगर की 22 रुपए किलो है। आज हमारी एमएसपी जो है, शुगर हो बाकी सभी बातों में एमएसपी ज्यादा है, और इंटरनेशनल मार्केट की कीमत और आज हिंदुस्तान के मार्केट की कीमत कम है। इसके कारण बहुत समस्या खड़ी है। 280 लाख टन चावल गोदाम में पड़ा है, चावल सड़ रहा है, पर और प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हम पूरे विश्व को चावल सप्लाई कर सकते हैं।
इतना चावल हमारे पास पड़ा है। बिहार में काफी राज्यों में इस समय कॉर्न हुआ 1700 रुपए क्विंटल एमएसपी थी, 1000 और 1100 रुपए क्विंटल के भाव से कॉर्न को बेचना पड़ा। हमारे देश में एडिबल ऑयल 90,000 करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करना है। और मनीष कुमार जी ने जिस जैविक खेती की बात की है, वो भी हमारे परिवार में दो बातें इंपॉर्टेंट है। आज सुदर्शन जी हमारे सरसंघ चालक हमारे बीच में नहीं है। वो जब कहते थे कि इस देश का किसान इस देश की बिजली और इस देश का पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है, हमारे भी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं रखा। पर आज ये सिद्ध हो गया है कि हमारे देश में हम लोग वी कैन डाइवर्सिफाई अवर एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अभाविप के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान इसमें संदेह था कि छात्र परिषद का सम्मेलन कैसे आयोजित किया जाएगा, लेकिन आज 4000 स्थानों से 1,50,000 से अधिक कार्यकर्ता ऑनलाइन के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े हैं। यह सम्मेलन के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने कहा, हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यथाशीघ्र लागू करने की मांग करेंगे। हम किसानों के मौजूदा मुद्दे पर भी प्रस्ताव पारित करेंगे। हमारे देश के किसान संपन्न किसान हैं। त्रिपाठी ने कहा, किसान कानून के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। हम किसानों के बेहतर भविष्य के लिए उनके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि उनके भ्रम को सरकार द्वारा दूर किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण मिश्रा और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें अधिवेशन में द्वितीय दिवस पर हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री निधि जी त्रिपाठी जी हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कृषि समृद्धि के बिल के बारे में और आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो मनीष जी को पुरस्कृत किया गया है उसके बारे में। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस वर्ष का प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार, जो कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी निधि न्यास इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में दिया जाता है। यह पुरस्कार इस वर्ष कृषि के क्षेत्र में अपना कार्य करने वाले, योगदान देने वाले ऐसे युवा मनीष कुमार जी को सौंपा गया है। ये प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें प्रदान की जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ताकि ऐसे युवा जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको उत्साह मिल सके और उनसे प्रेरित होकर के बाकी युवा भी आगे बढ़ सके समाज सेवा की दिशा में। मैम, ये कि कृषि बिल की बात करें तो आज 31वां दिन है, कृषि जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब तक क्या कारण रहा है? सरकार समझा नहीं पा रही है या किसान समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, परिस्थितियां कुछ भी हों, परंतु विद्यार्थी परिषद ने साफ कहा है कि विद्यार्थी परिषद समस्त किसान परिवार के साथ में है। जो वास्तविक किसान हैं, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। हमने राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से अपील भी की है कि कृषि बिल के संबंध में जो भी किसानों के मन में भ्रम है वो इन समस्त प्रकार के भ्रम को दूर करें और ताकि किसान जो है वो प्रसन्नतापूर्वक अपनी कृषि को आगे बढ़ा सके। साथ ही हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया जा रहा है, जो ऐसा एक व्यक्ति जो कि चिकन नेक को काट करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करता है, एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन वहां पर करना, देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करना, उनकी हत्या करने की बातें करना किसान आंदोलन में, तो ये कतई शोभनीय नहीं है। और ये चिंता करने पर भी, एक बार चिंतन करने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये किसान आंदोलन ही है या कुछ और है। तो हमारी अपील भी है कि किसान आंदोलन को अराजक तत्वों से बाहर निकलना चाहिए और जो भी मांगे हैं वो मांगे उसके आधार पर भ्रम जो किसानों के हैं वो भ्रम किसान सरकार को दूर करने चाहिए। यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत मनीष कुमार अमेरिका की नौकरी छोड़ गांव में जैविक खेती कर गांव का विकास कर रहे हैं। उन्हें नितिन गडकरी के हाथों 1 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष उन्हें खड़गपुर से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें बैक टू विलेज से पहचान मिली। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सम्मान नहीं, आशीर्वाद है। लोगों को अपने गांव में जरूर आना चाहिए, जिससे गांव का विकास हो सके। वही इस बात पे तो ऐसी जाती है कि स्वाभाविक अच्छा लग रहा है। और जैसा हमने कहा कि 3 संस्थानों से मेरी पहचान है, संघ से, IIT खड़गपुर से और बैक टू विलेज से। 3 में से 2 संस्थानें हैं जिनसे में हम सम्मानित हो सकते थे। बैक टू विलेज से तो अपनी ही संस्था है, उससे क्या सम्मानित होना। तो पिछले वर्ष IIT खड़गपुर से सम्मानित हुए और इस वर्ष संघ में जो एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सम्मानित करते हैं लोगों को, विद्यार्थी परिषद का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, और वो भी
मतलब माननीय यशवंतराव केलकर जी के नाम पर है, तो एक दायित्व आपके ऊपर, एक उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि अब आपको इस नाम की गरिमा का भी ध्यान रखना है। तो बहुत हर्ष का विषय, विशेषकर हमारे टीम के लोगों के लिए और उन सभी लोगों के लिए, यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए, हम केवल उन लोगों का चेहरा हैं जो हमारे साथ काम करें हमारे टीम में और हमारे किसान हैं। एक बड़ी नौकरी पाने के बावजूद आपने एक उत्तरदायित्व निभाया अपने गांव में, एक अच्छी खेतीबाड़ी करके। क्यों ऐसा आपको लगा कि भैया एक अच्छा नौकरी, अच्छा पैकेज मिला, तो उसके बावजूद आपने इस कदर आने का इस तरफ सोचा? हम पहले भी बता रहे हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि रास्ता भटक गए हो। हमको लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो रास्ता, लक्ष्य भटक गई है। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है वो केवल और केवल प्रसन्न रहना होता है, खुश रहना है। लेकिन उस खुशी को पाने के लिए लोग इतना दौड़ते हैं कि वो रुक के सोच भी नहीं पाते कि खुश रहने का समय नहीं मिल पा रहा उनको। हमको कहीं से ये एक समझ आ गई थी कि खुश रहना सबसे पहला हमारा लक्ष्य है जीवन का, और उसी लक्ष्य के ऊपर हम अपनी सफलता को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमसे जब कोई बोलता है कि कितने सफल हुए हैं, हमको लगता है हम सफल पहले दिन से हैं और आज भी हैं, क्योंकि हम हमेशा खुश रहते हैं। तो वो एक खुशी जो है अपने काम में मिलती है, और सीधे समाज के बीच में आप जो भी छोटा मोटा कर पा रहे हैं वो समाज के साथ रह के कर रहे हैं। आपसे गलती हो रही है तो समाज के साथ आप उसको स्वीकार करके फिर सीख भी रहे हैं, तो वो हमको लगता है कि ये खुशी किसी और तरह की नौकरी में मिलती नहीं। और मेरे जैसा एक एवरेज स्किल का आदमी अगर हम आईटी में जॉब कर रहे होते तो शायद कहीं पे एक छोटे से टेबल कुर्सी पे बैठ के जीवन बीत जाती। यहाँ पे एटलीस्ट जो मन लग रहा है, 10 वर्षों में अगर कोई पूछे कितना देर काम किया है तो शायद 10 मिनट भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि काम करने में मज़ा आता है। अच्छा, क्या कहेंगे लोग गांव छोड़कर गए हैं, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना भी केंद्र द्वारा आई है, गांव के बाद जो शहर से गए हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे कि गांव में आके किस तरह का विकास करें जैसा आप करें? माइग्रेशन 2 तरह का होता है। एक तो होता है अपॉर्चुनिटी वाला माइग्रेशन, जिसमें आपके लायक कोई संभावना नहीं है गाँव में, ऐसे लोगों का शहर में जाना बिल्कुल सही है। लेकिन एक डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है जहाँ आप विवस्था में, मजबूरी में शहर जाते हैं, उन लोगों को जरूर गांव वापस आना चाहिए, क्योंकि गांव में संभावनाएं कम नहीं हैं। हम अभी बताएं कि केवल एक औसत धान गेहूं वाला गांव में भी एक पंचायत में 24 लाख का तो बीज खरीदते हैं लोग। कौन कहता है गांव में पैसा नहीं है? और वो पैसा कहाँ से आता है? किसान दे रहे हैं वो पैसे। करोड़ों का धंधा होता है खेती में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा नहीं है। हाँ, शहर में अगर आप 10,000 कमाएंगे तो गाँव में 2,000 कमा सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली में आप फूल गोभी 50 रुपये किलो खरीदते हैं तो हमारे गाँव में 5-6 रुपये भी मिलता है। तो जो आपका लाइफस्टाइल है वो वही रहने वाला है, पैसे का केवल हेर फेर है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यार एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, आप ये प्रदूषण में नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आप पैसे के पीछे भागते भागते जब 40-50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो 10 बीमारियां हो जाती हैं, और तब आपको सोचने का मौका तक नहीं मिलता क्या करना है। तो कम से कम उसकी तैयारी पहले से हो, और प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप प्रसन्न रहेंगे। गाँव में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। आप शहर में अगर कहीं से इंजीनियरिंग करके शहर में नौकरी करें, आप एक एवरेज आदमी होंगे। गांव में जाते ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, आपको लोग इंजीनियर साहब कहना शुरू करते हैं, वो एक रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगा। कोरोना महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अभाविप के राष्ट्रीय सम्मेलन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आयोजित किया गया था। अधिवेशन का उद्घाटन नागपुर के रेशिम बाग में किया गया। दिल्ली छत्रसाल, JNU दिल्ली, आगरा, जयपुर, बीकानेर, नवसारी, भोपाल, सोलापुर, त्रिपुरा, उड़ीसा सहित अभाविप छात्र कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 4,000 स्थानों से भाग लिया।